अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कम्युनिटी डायग्नोसिस। अब इसमें क्या और करते हैं कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है एक कम्युनिटी में, और साथ में फिर उस डिज़ीज़ को हम क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, और ये जो हम करते हैं ना, ये हम इन टर्म्स ऑफ मॉर्टैलिटी कि कितने लोग मर रहे हैं और मॉर्बिडिटी कि कितने लोगों को डिज़ीज़ है, इसके रेशोज़ के बेसिस पे करते हैं। और इसका दो पर्पसेस होते हैं। एक तो पता चले हमें कि कौन लोग हैं जो रिस्क में हैं, और दूसरा हमें पता चले कि कौन लोग हैं जिनको डिज़ीज़ हो चुकी है और उन्हें हेल्थ केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखिए तो उसमें यही है कि आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी in terms of mortality and morbidity rates and ratios for the purpose of defining those who are at risk and those who are in need of health care. ये फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन हेल्थ टेक्नोलॉजी की। अब ये वो प्रोसेस होता है जब हमारे पास जो भी उस डिज़ीज़ से रिलेटेड साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स है ना, वो हम यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई, ये सारी हेल्थ टेक्नोलॉजी है, या फिर इवन मैन पावर के उस पर हो सकती है कि आप लोग जा के ओआरएस प्रोवाइड करें जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल डायरिया है, तो वो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर होता है इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस। अब बहुत तरह के हमारे पास हेल्थ सर्विसेज होते हैं, ये हम कर चुके हैं, ये पीछे भी हमने किया था ना। पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, ये इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत तरह के हेल्थ सर्विसेज हैं। उन सबको जब हम एक साथ वी ब्रिंग देम टुगेदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस। एक ऐसा सर्विस जो कि सारे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी को। ठीक है, प्रिवेंटिव सर्विसेज भी और क्यूरेटिव सर्विसेज भी, मतलब प्रिवेंट कैसे होगी वो डिज़ीज़, वो वाले सर्विसेज भी, और क्योर कैसे करना है वो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सोशल एनाटमी। किसी कभी कम्युनिटी की स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम बोलते हैं सोशल एनाटमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, ये वो बोलते हैं सारे जो पर्सनल और कम्युनिटी की हेल्थ सर्विस होती है ना, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें बहुत चीज़ें आ सकती हैं, एजुकेशन आ सकती है, मेडिकल केयर आ सकती है, मतलब एनीथिंग जिससे आगे जाके ना कम्युनिटी की हेल्थ बेहतर हो ना, वो अवेयरनेस हो, सैनिटेशन, कुछ भी हो, उससे हम हेल्थ केयर सर्विसेज बोल रहे हैं। और सारे हेल्थ केयर सर्विसेज जब एक जगह में आते हैं उसको इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल। ठीक है, पहले तो एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया ने पहले बैटिंग की और उसने 200 रन बना दिया। ठीक है, अब पाकिस्तान को जीतने के लिए अब सबसे पहले तो गोल क्या है, फिर पाकिस्तान का गोल क्या हुआ? गोल ये है जीतना मैच। ठीक है, टारगेट क्या है? 201 रन्स टारगेट हो गया उसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या करना है टू रीच दिस टारगेट, स्ट्रैटेजी क्या है ये टारगेट रीच करने के लिए, उसे हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल से ही समझ आ गई होगी आपको क्या बात है, लेकिन डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन है कि प्लान्ड, जो भी प्लानिंग होती है ना टू रीच द एंड पॉइंट, सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसकी एंड पॉइंट तक पहुंचने की प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। फिर है टारगेट। टारगेट है कि वो डिस्क्रीट एक्टिविटी जिससे हम कहें कि ये हमारी अचीवमेंट हो गई है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी करनी है टू परमिट अ डिग्री ऑफ अचीवमेंट। गोल है अल्टीमेट डिज़ायर्ड स्टेट। ठीक है, सारे टारगेट और आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको गोल की तरफ ले जाते हैं। सही है, अब नेक्स्ट होती है इलनेस। सही है, अब इलनेस एक ऐसा फिनोमिनम है जिसमें जो एक या फिर एक से ज़्यादा बॉडी की जो फंक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब्ड होती हैं, और वो इतनी डिस्टर्ब्ड होती हैं कि जो बंदा है ना उसकी एवरीडे लाइफ की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही होती। अब ज़ाहिर है उस बंदे की एवरीडे लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करी तो वो अवेयर होगा ना कि वो अनवेल है। सही है, ये होता है। तो इस सब कुछ को एक डेफिनेशन में करते हैं, इलनेस की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ फिनोमिनम इन विच वन और मोर नेचुरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर सो डिस्टर्ब्ड दैट द अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट मीट द नेचुरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। द मैन इज़ अवेयर ऑफ हिज स्टेट ऑफ बीइंग अनवेल। अब इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक।
एक्यूट इलनेस में जो डिज़ीज़ होती है वो उसकी ड्यूरेशन तो शॉर्ट होती है लेकिन होती बड़ी सीवियर है। क्रॉनिक में वाइस वर्सा ड्यूरेशन जो है उसकी बहुत लॉन्ग होती है, कंटिन्यूड होती है वो, और इतनी सीवियर नहीं होती, ज़रा कम होती है, उससे एक्यूट से कम होती है। ठीक है, इलनेस हमने कर ली, तो इलनेस हो गया, तो डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ भी यही है कि कंडीशन ऑफ द बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड। लेकिन इलनेस और डिज़ीज़ में फिर डिफरेंस क्या हुई? डिज़ीज़ में ये डिफरेंस है कि जो बंदा होता है ना वो हो सकता है कि वो अवेयर ना हो कि वो डिजीज़ है, हो सकता है वो कैरियर स्टेट में और उसे पता ही नहीं है कि वो डिजीज़ है। इलनेस में उसे लाजमी पता होगा कि वो डिजीज़ है, मतलब सॉरी कि वो अनवेल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है मॉर्बिडिटी। वो हमने पहले भी किया था, जो कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज़ को मॉर्बिडिटी बोलते हैं। अब वो भला उस बंदे को पता हो कि वो डिजीज़ है या नहीं, डजंट मैटर, अगर उसमें डिज़ीज़ है तो वो मॉर्बिड है। अब हम जैसे बोलते हैं ना कि इस कम्युनिटी में कितने लोग, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, उसका मतलब यही है, हम पूछना चाह रहे हैं कि कितने लोगों को डिज़ीज़ है। अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत कॉमनली पूछते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल, पहले तो हाँ ठीक है, अच्छा, डिज़ीज़ कंट्रोल जो होता है ना उसका एम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। 4 एम्स हैं डिज़ीज़ कंट्रोल के। पहली बात तो उस डिज़ीज़ की इंसिडेंस कम करें। ठीक है, दूसरी बात उस डिज़ीज़ की ड्यूरेशन कम करें। तीसरी बात उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट्स कम करें और जो भी उस इन्फेक्शन का इफ़ेक्ट है, और चौथी बात उसका फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कम्युनिटी कम करें। ठीक है, अब कोरोना वायरस फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें जो कि आजकल हो रहा है, तो वो उससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे सब। इंसिडेंस मतलब कि किसी को कोरोना वायरस हो ही कम, पहली बात तो ये आपका एम होगा। दूसरा एम होगा कि ठीक है हो तो गया लेकिन बहुत कम देर तक हो और जल्दी से सही हो जाए। इससे क्या होगा, जितनी छोटी देर तक होगा ना उसको वो वायरस, उतना कम चांस होगा कि वो दूसरे लोगों को लगाए। अब फ़र्ज़ करें किसी को कोरोना वायरस जो है 2 महीनों तक है, तो वो तो पता नहीं कितने लोगों को 2 महीनों में लगा चुका होगा। उसे अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ 3 दिन तक है तो फिर तो चांस है कि वो एक आध ही बंदे को लगा होगा। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन का ये फ़ायदा होता है। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, अब कोरोना वायरस सेट से किसी को हो गया, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इतने डेडली इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ बहुत माइल्ड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपका ये एम होना चाहिए कि उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करें, वो ज़्यादा हार्मफुल वाले इफ़ेक्ट्स ना हो। और लास्टली फाइनेंशियल बर्डन, इतने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और इतना, मतलब वायरस अगर इस तरह से फैल रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि फाइनेंशियल, और वैसे भी कोई लोग जॉब्स में नहीं जा रहे और लॉकडाउन हुआ हुआ एंड एवरीथिंग, तो फाइनेंशियल बर्डन कम करना है। ये 4 चीज़ें एम होती हैं किसी भी डिज़ीज़ की कंट्रोल करने का। फिर आ जाता है हमारे पास डिज़ीज़ एलिमिनेशन और डिज़ीज़ एरेडिकेशन। अब डिज़ीज़ एलिमिनेशन क्या होता है, एरेडिकेशन क्या होता है? एलिमिनेशन जो ये होता है कि आप जो डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन है ना उसको डिसरप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब एरेडिकेशन क्या होता है? एरेडिकेशन ये होता है कि हाँ इसमें भी आप ट्रांसमिशन को ही रोक रहे हो, लेकिन किस तरह से रोक रहे हो कि आप जो इन्फेक्शियस एजेंट है ना जो कॉज कर रही है ये डिज़ीज़, उसकी एक्सटर्मिनेशन कर रहे हो। अब इनमें यही फ़र्क है। एलिमिनेशन में क्या हो रहा होता है कि इसमें इन्फेक्शियस एजेंट ख़त्म नहीं हो रहा होता, लेकिन वो इतने कम लेवल्स में हो जाता है कम्युनिटी में कि वो डिज़ीज़ नहीं कॉज कर सकता। ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसमें एरेडिकेशन में टीयर आउट बाय रूट्स इससे बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप फुली उस इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म कर देते हो। एंड द ओनली एरेडिकेटेड डिजीज़ जो इस दुनिया में अब तक हुई है ना वो स्मॉल पॉक्स हुई है, WHO ने इसे एरेडिकेट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। अब ये क्या होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़? ये वो डिज़ीज़ है जो कि होती है जब भी, अच्छा, बेसिकली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ वो होता है कि एक डिज़ीज़ जो है वो किस तरह अनफोल्ड करेगी अगर हम उसकी कोई ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ना करें। किसी को डिज़ीज़ होगी, हमने ना उसको प्रिवेंट किया, हमने ना उसको ट्रीट किया, तो फिर वो डिज़ीज़ किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, उसको हम बोल रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। अब इसके 2 फेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री पैथोजेनेसिस फेज़, फिर होता है पैथोजेनेसिस फेज़। ये तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या होगी। जो पैथोजेनेसिस फेज़ होता है ना उसमें 3 फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, एजेंट, होस्ट
और एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें से किसी भी एक चीज़ की एब्सेंस होगी ना तो उस बंदे को डिज़ीज़ हो ही नहीं सकती। और इन 3 चीज़ों को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल या फिर इकोलॉजिकल ट्रायड। ये पिक्चर देखें, ये इकोलॉजिकल ट्रायड है। इसमें 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज, एनवायरनमेंट, एजेंट, होस्ट। इसमें से कोई भी एक हटा लेना अगर तो हो ही नहीं सकती डिज़ीज़। अब फर्स्ट करें एजेंट है, टीबी एग्जांपल लेना, टीबी है लेकिन उसका कोई होस्ट ही नहीं है तो नहीं होगी। टीबी है लेकिन एनवायरनमेंट ही सही नहीं है तो वो उधर ही मर जाएगा, ठीक है। एंड इसमें से कुछ भी आप हटा देना, एजेंट हटा दें, टीबी है ही नहीं तो फिर कैसे होगा बंदे को, कुछ भी हटा दें तो ये प्री पैथोजेनेसिस फेज होती ही नहीं है। अच्छा, अब प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में जो बंदा है वो हमेशा रिस्क ऑफ डिसीज़ में होता है। अब फ़र्ज़ करें आप यहाँ घर से बाहर निकलें तो फिर एयर में हो सकता है कि कोरोना वायरस हो, उसका होस्ट भी अवेलेबल है जो कि आप हैं, एनवायरनमेंट भी उसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी आप लोग प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में हैं। जब ये 3 फैक्टर्स सारे इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, जब ये सारे फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो पेशेंट चला जाता है पैथोजेनेसिस फेज़ में, कुछ उससे डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये शुरू ही तब होती है जब वो एजेंट की जो है ना वो जो डिज़ीज़ एजेंट होता है वो ह्यूमन बीइंग ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट में एंटर करता है, ठीक है, उससे पैथोजेनेसिस फेज़ में आ जाता है वो, ठीक है। अच्छा, अब फिर शुरू होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये टाइम है, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम है किस चीज़ के बीच में, कि एंट्री ऑफ डिजीज़ इनटू द होस्ट से लेके अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। जितना टाइम लगता है ना उस एजेंट के आने पे और जितना टाइम फिर लगता है उसके साइंस और सिम्टम्स शुरू होने पे, वो बीच वाला जो पूरा टाइम है ना उसको हम बोल रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड होगा, सब कुछ हो गया, साइंस आ गए, सिम्टम्स आ गए, वो स्लाइट हो ज़्यादा हो जो भी हो, एंड में रिज़ल्ट ऑफ डिज़ीज़ जो है ना वो 4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो जो डिज़ीज़ है आपकी वो भी हुई है, ठीक है, फिर वो एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज पे चली जाएगी, ठीक है, या तो वो या तो फिर आपकी डायरेक्ट डेथ हो जाएगी, या तो फिर ना डेथ हुई ना क्रॉनिक स्टेज में जाए बल्कि आप रिकवर हो गए, ठीक है, ये हो गया। या तो फिर आप डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। कोई भी डिज़ीज़ हो, कोई भी, वो इन्हीं 4 स्टेजेस में जाएगी एंड में, या तो रिकवर होंगे या डेथ हो जाएगी या फिर वो क्रॉनिक बन जाएगा या डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है, अब ये हम लोगों ने कर लिया ना ये एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। अब इसकी थोड़ी डिटेल करना है। सबसे पहले एजेंट का देखें। अब जो एजेंट है वो क्या चीज़ होती है, डेफिनेशन क्या है, ये कोई सब्सटेंस है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये कोई फोर्स है, टेंजिबल हो या नॉन इंटेंजिबल हो, ठीक है। सब्सटेंस या फिर फोर्स जो कि या तो एक्सेसिव हो या उसकी लैक हो, जिसकी वजह से एक डिसीज़ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इनिशिएट हो रहा है एक डिसीज़ प्रोसेस, ठीक है। अ डिसीज़ एजेंट इज़ अ सब्सटेंस, लिविंग और नॉन लिविंग, और अ फोर्स, tangible or intangible, which is in excess or in lack, which may initiate a disease. इसको हम बोलते हैं एजेंट। अब इस एजेंट को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसको ये 6 तरह के एजेंट हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले सबसे कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें आ जाते हैं हमारे पास वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर होते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट्स जो डिसीज़ कॉज कर सकती हैं, इसमें आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। अच्छी तरह से वाटर का कम होती है तो डिहाइड्रेशन होगी, कोई भी मिनरल कम हो जाए, जैसे विटामिन कम हो जाए, जैसे B12 होता है, आयरन होता है, इससे एनीमिया हो सकता है, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। फैट्स ज़्यादा हो जाए तो ओबेसिटी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो उससे बॉडी के इतने फंक्शंस लूज़ हो जाते हैं। प्रोटीन्स हो तो मरासमस हो सकता है, क्वाशिक हो सकता है, मतलब हर सारे न्यूट्रिएंट्स आगे पीछे होने से जो डिजीज़ होती हैं वो न्यूट्रिएंट एजेंट्स, इस वजह से न्यूट्रिएंट्स के भी एजेंट्स हैं। तीसरा होता है फ़िज़िकल एजेंट्स। अब ये फ़िज़िकल एजेंट्स मतलब बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बहुत ह्यूमिड है, प्रेशर बहुत हाई है, रेडिएशन, कोई इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड बहुत ज़्यादा है, इनसे भी हो सकते हैं फ़िज़िकल एजेंट्स। फिर नेक्स्ट होते हैं केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स जो है ना ये एंडोजीनस जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या फिर एक्सोजीनस हो सकते हैं जो कि आउट ऑफ बॉडी होते हैं। अब एंडोजीनस में कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट करें यूरेमिया में यूरिया होता है जो कि बहुत हार्मफुल चीज़ें डिजीज़ कॉज करता है। कीटोसिस हो सकता है, डायबिटीज़ में बहुत होता है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। जॉन्डिस में बिलीरूबिन बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, ये सारे एंडोजीनस हैं।
फिर एक्सोजीनस में एलर्जेंस हैं, इतने सारे डस्ट हैं, ग्रीसेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल एजेंट्स। इसमें ये सारे जो वो नहीं होते मैकेनिकल फोर्सेस, जैसे क्रशिंग, टेयरिंग, स्प्रेन्स, डिसलोकेशन, इसमें ये आ जाते हैं। फिर लास्ट है सोशल एजेंट्स। इसमें पॉवर्टी, स्मोकिंग, अब्यूसिव ड्रग्स, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, ठीक है, ये सारी जो है ना सोशल एजेंट से भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे हो गए एजेंट्स। अब नेक्स्ट है होस्ट। ठीक है, अब जो होस्ट है ना वो कुछ भी हो सकता है, जैसे लाजमी नहीं है सिर्फ ह्यूमंस होस्ट हो, कुछ डिजीज़ के एनिमल्स होस्ट होते हैं, कुछ डिजीज़ के जो है सॉइल जो है वो होस्ट होता है, कुछ का वाटर होता है। ठीक है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अब जो होस्ट है ना, अब हाँ, अच्छा, अब जो होस्ट फैक्टर्स हैं ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सही है कि किसी भी लेट से हम मतलब कोई भी डिज़ीज़ ले लें, टीबी ले लें, कोरोना वायरस ले लें, वो हर किसी मतलब जो उन्हें जिस तरह का होस्ट चाहिए वो सेम तो नहीं होगा ना। मतलब हो सकता है उन कुछ डिज़ीज़ के लिए इस टाइप का होस्ट चाहिए, कुछ डिज़ीज़ के लिए ऐसा हो जाए। जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं वो बच्चों में होती हैं, बड़ों में नहीं होती, तो उनका होस्ट अगर बच्चा होगा तो वो डिज़ीज़ होगी। ठीक है, सो इस तरह से होस्ट फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं एक डिज़ीज़ पे। होस्ट फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, 4 बेसिस पे होती है। पहली है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आ जाती है एज, सेक्स, एथनिसिटी। ठीक है, ये बेसिक है और यही 3 होते हैं डेमोग्राफिक में। फिर आती है बायोलॉजिकल। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, एंजाइम्स, ये सब कुछ हो सकता है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिकल में एजुकेशन, मतलब कितनी अवेयरनेस है इस डिज़ीज़ के बारे में। ऑक्यूपेशन, कौन सा वो काम करता है, क्या वो एक्सपोज्ड है उस इन्फेक्शियस एजेंट्स या नहीं। मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग। फिर लास्ट इज़ लाइफस्टाइल, लिविंग हैबिट्स क्या है उसका, न्यूट्रिशन, उसके स्मोकिंग करता है नहीं करता, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है। ठीक है, ये सारे होस्ट के फैक्टर्स हैं, ये होस्ट पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी का अंदर का क्या इन्वायरमेंट है। फिर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं, घर के अंदर क्या हाल है। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसे मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, ये है आपके जहाँ पे आप रहते हो, बाहर, घर से बाहर, ये सारा जो इन्वायरमेंट है उसका क्या हाल है। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 में, फ़िज़िकल, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें करें फ़िज़िकल। अब फ़िज़िकल जो है ना इन्वायरमेंट आपका जो होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स उसमें आ जाती हैं और फिज़िकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। मतलब एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स। फिर बायोलॉजिकल में सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ये सारे एनिमल्स हो गए, वायरसेस, माइक्रोब्स, प्लांट्स, रोडेंट्स, सब कुछ आ जाता है इसमें। फिर होता है साइकोसोशल इन्वायरमेंट। ये होता है कि आपके जो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसमें क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, मॉरल्स क्या है, रिलीजन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, एजुकेशन, ये सारे जो है ना ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये